फर्स्ट शेल को छोड़कर बाकी जितनी भी शेल है सब में 8 ही आएंगे। तो इसमें 8 आने चाहिए थे, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 5 मेजॉरिटी में आराम से 3 को खींच लेंगे। तो ये 3 को लेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, तो जो लेता है वो नेगेटिव, जो देता है वो पॉजिटिव। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिए। तो बेटा इसकी इधर हम लास्ट में लिख रहे हैं वैलेंसी, इसकी वैलेंसी आपकी क्या हो जाएगी 3 माइनस। समझ गए? क्लियर है? उसके बाद देखिए जैसे ये 8 है, तो 8 में क्या होगा 2,6, तो 6 यानी कि इस वाली शेल में कितने हो गए 6 हो गए, चाहिए कितने 8, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगेन ले लेगा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2 माइनस। फिर 9 में क्या हो गया 2,7, तो अगेन ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। 8 बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से 1 इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, तो 1 माइनस। फिर हम बात करते हैं इसकी नियॉन की, जिसका 10 है, तो 2,8, तो भैया ना तो ये लेगा ना ये देगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 8 है, ये स्टेबल है, आराम से बैठा है शांत। इसीलिए ये जो हो गया नियॉन, ना तो कुछ लेगा ना कुछ देगा, शांत बैठा हुआ है, इसीलिए इनको हम नोबल गैस बोलते हैं। नोबल गैस, नोबल मतलब शांत। उसके बाद देखिए सोडियम, सोडियम है 11 का क्या हो गया बेटा 2,8, तो ये तो हो गया 10। तो फिर अब 8 के बाद जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अगले शेल में जंप कर जाते हैं, तो अगले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1, तो कितना हो गया 2 + 8 10 + 1 11, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 है, क्या 1 इलेक्ट्रॉन 8 को खींच पाएंगे? नहीं, तो फिर 1 को डोनेट कर दिया जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया, जो देता है वो महान है, यानी कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हो गया 1+। उसके बाद 12 का मतलब क्या है 2,8, 2, तो अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इसको 8 बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स को खींच लें, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। डोनेट करेंगे तो क्या हो गया 2+। ठीक है, इसी तरह से 13, 2, 8, 3, अगेन देखिएगा कि 3 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, क्योंकि 3 के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 5 को खींच लें, तो ये हो गया 3+। उसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन का हो गया 2, 8, 4, तो 4 का मतलब क्या है कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले 4 इलेक्ट्रॉन को खींच पाएंगे? नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन में भी उतनी ही एनर्जी है जितनी बाहर वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स में, और उन बाहर वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स में भी उतनी ही एनर्जी है जितनी इनमें, तो दोनों के बीच में मैच जो है वो टाई हो जाएगा। तो ऐसे में हम बोलते हैं कि इसकी होती है कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी कितनी होती है? यही 4, 4, 4। ठीक है भाई, 4 उसका है और 4 उसका है, बाहर भी 4 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने कह दिया कि अब किसी तरीके की कोई लड़ाई नहीं है, आप भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दो, हम भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में हम बोलते हैं कि जो वैलेंसी है उस वैलेंसी को हम बोलते हैं कोवैलेंसी, कि ना तो दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन ना ही ले रहे हैं। ठीक है, तो ये है शेयरिंग वाली वैलेंसी। कोवैलेंसी मतलब शेयरिंग वाली वैलेंसी, इसको क्या बोलेंगे 4। इसका कोई साइन नहीं होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ नहीं होगा। समझ गए? 15 होगा 2, 8, 5। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इनके लिए बेहद आसान है कि ये 8 बनाने के लिए बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन को खींच लें। ठीक है, तो ये बाहर से लेंगे, तो जो लेता है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब कितना लिया इसने बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3- ये हो गया। उसके बाद देखिएगा 16 क्या है 2, 8 और 6, तो 2, 8 और 6 बाहर से कितना लेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2-। सिमिलरली 17, 2, 8, 7 बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका क्या हो गया 1-। 18, 2, 8, 8 स्टेबल है, वैलेंसी 0, ये भी आपका नोबल गैस है। ठीक है, इसी तरह से ये जो हीलियम है ये भी नोबल गैस है। फिर इधर आ जाइए, ये होगा 2, 8, 2, 8 कितना हो गया 10, 10 + 8 कितना हो गया 18, 19 है ना, तो अगली शेल में जंप कर जाएगा। 8 कंप्लीट होते ही अगली शेल में जंप कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर देगा, तो डोनेट करने का मतलब 1+। ऐसे ही 2, 8, 8, 2, ये क्या हो गया 2+। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी वैलेंसीज हो गई। तो एक तो ये तो वैलेंसीज हो गई किनकी? एलिमेंट्स की। ठीक है, उसके बाद नोट करें सम मोर वैलेंसीज।
सम मोर वैलेंसीज, पहला लिखेंगे कॉपर। तो कॉपर की वैलेंसी ना 2+ और 3+ होती है, 2+ भी होती है 3+ भी होती है। कॉपर को डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉपर की वैलेंसी 2+ और 3+ कैसे है। कॉपर की 2 फॉर्म्स होती हैं एक्चुअली, 2 फॉर्म्स, एक को बोलते हैं क्यूप्रस, एक को बोलते हैं क्यूप्रिक। क्यूप्रस और क्यूप्रिक। अगर 2 वैलेंसी वाला कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो हम उसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। अगर 3 वैलेंसी वाला कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो उसको हम बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, अभी जो दिमाग में आ रहा होगा कि वैलेंसी तो एक ही होगी, ये 2 वैलेंसीज कहाँ से आ गई, इस वजह से ये चीज़ मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ, अलग से लिखा है इसको, नहीं तो इन एलिमेंट्स की लिस्ट में लिखता। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ ये बता रहा हूँ, बाकी जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ना वो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आपको बता दी, वो सारी चीज़ें मैं नोट करवा दूँगा, तो उस चीज़ की चिंता मत करना। नोट्स आपके एक ही जगह रहेंगे और उनको आप लर्न कर लेना, तो आप पूरा NCERT जो भी सैम्पल पेपर्स वगैरह आप ट्राई करेंगे सब आराम से आप आराम से आंसर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो लिखवाना मेरा काम है, लिखना आपका काम है, चेक करना मेरा काम है कि नोट्स आपके कंप्लीट हैं या नहीं है। नोट्स कंप्लीट होंगे तो आप ही लोगों को लास्ट में एग्जाम टाइम में तैयारी करने में मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए, तो कॉपर का इस तरीके से हो गया 2+ और 3+। इसको मैं आराम से, टॉपिक आएगा इसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, करेंगे इसको आराम से। फर्स्ट चैप्टर में ज़रूरत नहीं है ये जानने की कि 2+ और 3+ कैसे होता है, बस ये याद रखना है कि अगर क्यूप्रस आ गया तो मैं 2+ वैलेंसी लूँगा, अगर क्यूप्रिक आ गया तो मैं 3+ वैलेंसी लूँगा। अच्छा, अगेन ये सब कुछ मैं कर किस वजह से रहा हूँ, क्योंकि अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि रिएक्शंस को बैलेंस करना मैंने सीख लिया, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि रिएक्शन बनती कैसे है। अगर मेरे को 2 एलिमेंट्स दे रखे होंगे तो मैं कंबाइन किस तरह से करूँगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसका बेस तैयार कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। फिर हम पहली टाइप की रिएक्शन आज कंप्लीट करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये मुझे सारे याद होंगे तो मैं आराम से कर पाऊंगा। सेकेंड, आयरन। आयरन का भी लिखिए 2+ और 3+। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे ये क्यूप्रस और क्यूप्रिक, इसी तरह से ये फेरस और फेरिक। समझते हैं ना, आयरन का जो ये लैटिन सिंबल्स हैं, एक्चुअली ये लैटिन सिंबल है, तो इसमें इसको क्या बोलते हैं, फेरस का मतलब आयरन। आई एक्चुअली था क्या कि जितनी भी सिंबल्स हैं ना, वो सारे सिंबल्स अल्फ़ाबेट्स जो थे जो हमने पढ़े हैं, हम तो इंग्लिश पढ़ते हैं, तो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स थे वो ख़त्म हो गए थे। कैसे, आयरन का जब नंबर आया उससे पहले आयोडीन का डिस्कवरी हो चुकी थी, तो आयोडीन को सिंबल अलॉट कर दिया गया आई। अब सवाल ये उठता है कि आयरन को क्या अलॉट करें। ठीक है, तो आयरन को फिर वो Fe अलॉट कर दिया। ऐसा क्यों, ऐसा इस वजह से कि ऐसे ही सोच लो कि साइंटिस्ट कहाँ कहाँ के थे सबसे ज़्यादा, ये लैटिन अमेरिका के और ग्रीस के और आपके जो हैं ब्रिटिश साइंटिस्ट, ये सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट थे शुरुआत में। अगर इंडियन साइंटिस्ट होता तो वो ये कहता, जैसे ये लैटिन साइंटिस्ट था जिसने बोला कि अच्छा आयरन आई ऑक्यूपाइड है, तो ठीक है, मेरी लैटिन लैंग्वेज में जो मैं जानता हूँ लैटिन लैंग्वेज में आयरन को फेरस बोलते हैं। अगर कोई इंडियन साइंटिस्ट होता तो वो बोलते कि उसको लोहा बोलते हैं। ठीक है, तो मैं तो लो लिख दूंगा उसको। ठीक है, तो उन्होंने वो उसका वो सिंबल दे देते हैं। ठीक, इसी तरीके से कॉपर जो है वो CO होता है, CO फॉर कॉपर। ठीक, लेकिन उधर क्या बोला जाता है, उसी को कॉपर को क्या बोला जाता है, क्यूप्रस। तो आप ये देखिएगा कि ये कॉपर और क्यूप्रस, और कहीं ना कहीं आप अगर थ्रू आउट द वर्ल्ड देखेंगे ना, तो जो लैंग्वेजेस हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको कोरिलेशन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, आप ये देखिए कि अगर हम मदर की बात करें तो मदर इंग्लिश का है, और अगर उसको मदर को आप कंपेयर करके देखें हमारी हिंदी से, अच्छा जो हिंदी है, हिंदी का भी ओरिजिन संस्कृत से और संस्कृत का भी ओरिजिन पाली से हुआ था, ये तो पता है? नहीं पता तो सुन लीजिए, हिंदी का ओरिजिन संस्कृत से हुआ, संस्कृत का ओरिजिन पाली से हुआ, और जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको मनुस्मृति बोलते हैं, जहाँ से ये सारी लैंग्वेजेस निकली, और उन्हीं सब से सारी की सारी लैंग्वेज निकली है। फॉर एग्जांपल हम अगर अपनी इंडिया की बात करें तो गुरुमुखी हो गई, आपकी तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई, ये सारी की सारी इनकी सबकी जो मदर है ना वो पाली है, पाली से सब निकली है, पाली से बनी संस्कृत, और संस्कृत से बहुत सारे ये सारे के सारे शब्द निकले हैं। तो अगर देखा जाए तो जो मदर है, मदर भी कहाँ से लिया गया, मातृ कहते हैं ना, मातृभूमि। ठीक, और फादर भी पितृ, तो पितृ से वो फादर मिलता जुलता है।
ऐसे ही अगर हम बोलें अरेबिक से अगर कंपेयर करें तो इंग्लिश में मम बोल देते हैं, मॉम बोल देते हैं, और वो बोल देते हैं अम्मी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो लैंग्वेजेस हैं वो भी आपस में मिलती जुलती हैं। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि अलग अलग नाम, इसमें कभी कभी कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना कि नाम अलग अलग क्यों दे दिए गए, क्योंकि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स ख़त्म हो चुके थे। इंग्लिश का ओरिजिन ब्रिटेन से है, अमेरिका से नहीं है। इसीलिए आप लोगों ने शायद ABCD Z तक पढ़ी थी, Z तक पढ़ी थी ना, या नहीं आप लोगों ने शायद Z तक पढ़ी है। उसको Z बोलते हो या Z बोलते हो स्कूल में, कुछ याद है कि नहीं? Z ही पढ़ा था, मैंने भी Z पढ़ा था, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में उसको Z को Z बोलते हैं आजकल। क्यों? क्योंकि अब इन्फ्लुएंशियल अमेरिका है तो अमेरिकन एक्सेंट में उसको Z बोलते हैं। मैंने शेड्यूल पढ़ा था, आजकल स्केड्यूल बोलते हैं। मैंने फाइनेंस पढ़ा था, आजकल फिनेंस बोलते हैं। तो वो फाइनेंस भी ठीक है, वो ब्रिटिश एक्सेंट है, और फिनेंस जो है वो आपका अमेरिकन एक्सेंट है। खैर, ट्रैक से उतर गए हम। अब जरा देखिए, ये कॉपर हो गया और ये फेरस हो गया। इसके बाद हम ये कहेंगे एक होता है SO4, इसको बोलेंगे क्या? सल्फेट। सल्फेट, और बेटा इसकी जो वैलेंसी है वो होती है 2-, ठीक है। फोर्थ नोट करिएगा CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनेट, और इसकी वैलेंसी होती है अगेन 2-। एक नोट करेंगे नाइट्रेट, NO3, NO3 इज फॉर नाइट्रेट। इसकी वैलेंसी होती है 1-। ये आयोडीन के लिए होता है, आयोडीन, इसकी भी होती है 1-। आयोडाइड हो गया, क्लोराइड इधर आ जाएगा, Cl हो गया, नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, फेरस, सल्फाइड यहाँ से आ जाएगा, सल्फर है ना इधर, सल्फाइड यहाँ से आ जाएगा। बहुत है इतना। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं हम केमिकल रिएक्शंस। और एक चीज़ और लिखिए, OH, हाइड्रोक्साइड। OH को बोलेंगे हाइड्रोक्साइड। इसकी वैलेंसी 1-। याद रखना, ये जो हाइड्रोजन है ना, बहुत अजीब तरीके से बिहेव करता है। जब इसका मन करता है ये अपनी वैलेंसी 1+ बना लेता है, जब इसका मन करता है 1- बना लेता है, ठीक है। तो बड़ा अजीब कैरेक्टर है, और इसको आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ना मैं कर पाऊंगा, और ना ही कहीं किसी बुक में एक्सप्लेन हो रखा है। हाइड्रोजन का एक डिफरेंट बिहेवियर है, तो इसीलिए हाइड्रोजन को सबसे ऊपर पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। तो हाइड्रोजन के बारे में अभी तक गुत्थी जो है वो सुलझी नहीं है। ये भाई साहब है क्या? क्या होता है कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में रिलेशन आप लोग कर चुके हैं ना 9th क्लास में। तो मैं दोबारा बताता हूँ आपको, एटॉमिक नंबर क्या होता है। किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे उसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। उसके बाद एटॉमिक मास की बात करी जाती है, तो एटॉमिक मास में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस 1 मिनट वेट करेंगे। हेलो, हाँ जी, आई एम सॉरी, वो बिटिया की तबीयत ख़राब हो गई है, तो मैंने इसलिए कॉल करा था, और मैंने 5 ml दे दी है। फीवर हो रखा है और आंखें लाल हो रखी हैं, तो 101 है, 101 पॉइंट समथिंग है। मैंने अभी बस उसको सुला दिया है, अभी थोड़ी देर, आधे घंटे पहले सुलाया। तो वो 250 वाली जो है 5 ml दे दी है मैंने क्रोसिन। तो अभी वेट एंड वॉच या फिर लेकर आना। अच्छा चलिए, तो मैं चलो देखता हूँ, फिर अगर कुछ गड़बड़ होती है तो फिर मैं, चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो
हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें ना हाइड्रोजन के बारे में बस एक चीज़ है, और कभी भी आपसे कोई टीचर भी पूछे ना, कोई एक्सप्लेन करने के लिए बोले, तो बिल्कुल ये सिंपल सा आपको फंडा बताना है कि अगर मान लीजिए मैं एटॉमिक नंबर की बात करता हूँ, ये तो मिटा दूंगा सारा। हाँ, ये नोट कर लिया ये, ठीक। अब जो लिखूंगा वो नोट करने की जरूरत नहीं है, वो बस समझ लीजिए आप। तो ये देखिएगा कि एटॉमिक नंबर ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल, ठीक है। और एटॉमिक मास, जिसको मास नंबर भी बोल देते हैं, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो सब जगह यही देखा जाता है कि एटॉमिक नंबर कम होगा, एटॉमिक नंबर की वैल्यू कम होगी, और जो एटॉमिक मास है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स में न्यूट्रॉन्स भी ऐड हो रहे हैं, तो वो क्वांटिटी ज़्यादा होगी ना एटॉमिक मास वाली। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का अच्छा एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल Z से, और एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का Z यानी कि एटॉमिक नंबर, ये होता है 1, ठीक है। और जब हाइड्रोजन के एटॉमिक मास की बात करेंगे तो क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि जो 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसमें कुछ तो ऐड होगा, क्या ऐड होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐड होगा, और ये एटॉमिक मास भी इसका 1 आता है। तो ऐसा एलिमेंट किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके अंदर न्यूट्रॉन 0 है, समझ गए? क्योंकि आप ये देखिए कि हाइड्रोजन का अलग नेचर क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स है ही नहीं, क्योंकि देखिए 1 तो होगा ही होगा ना, प्रोटॉन तो होगा ही, नहीं तो एटॉमिक नंबर 1 नहीं बनेगा। तो एटॉमिक मास भी इसका लेकिन 1 है। तो ये बोल दिया गया अपने मन को समझाने के लिए और दुनिया भर के केमिस्ट्री स्कॉलर्स को समझाने के लिए कि भाई इसमें न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा, जो शेडविक था जिसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर करा था, उसका ये कहना था कि न्यूट्रॉन के अलावा, न्यूट्रॉन के बिना तो कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अब वो भाई साहब तो चले गए, एज हो गई, ख़त्म हो गए, ठीक है। तो वो तो चले गए, अब ये समझाने के लिए कोई है नहीं। तो इसमें सब लोग आज भी लगे हुए हैं। तो इस वजह से हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के बारे में कहा ही नहीं जा सकता कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कभी एक्सेप्ट करता है, कभी कभी भाई साहब शेयरिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। तो वाटर के केस में शेयरिंग ही होती है, तो बताऊंगा अभी मैं। तो अब आप शुरुआत करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस से। आवाज़ें आ रही हैं? दवा का असर है। अभी थोड़ी देर पहले तक बिल्कुल बुरा हाल हो रखा था, अभी दवा दी है फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलिए जी, तो फर्स्ट है, आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ chemical reactions। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आप लिखिएगा सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर some of the important types of chemical some of the important types of chemical reactions are combination reactions। फर्स्ट लिखेंगे
कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और फिफ्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक, तो ये 5 तरीके के रिएक्शन है, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट करें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। Combination reactions, those reactions in which 2 or more substances combine those reactions in which 2 or more substances combine to form a single substance. 2 or more substances those reactions in which 2 or more substances combine to form a single substance are called combination reactions. Are called combination reactions. ठीक है, रिएक्शंस में 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं और जुड़कर सिर्फ एक सब्सटेंस बनाते हैं, सिंगल सब्सटेंस। वो क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? 1, 2 या 3 सब्सटेंसेस जुड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट्स की साइड पर 2 या 3 सब्सटेंसेस लिखे हुए मिलेंगे, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन हम अभी 10th क्लास में ही हैं तो हमारा अभी लेवल उतना ज़्यादा नहीं है कि हम 4 सब्सटेंसेस तक का देखें। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 सब्सटेंसेस होंगे, वो 3 सब्सटेंसेस जुड़ेंगे और जुड़कर एक ही कंपाउंड बना देंगे। ठीक, अब हमको कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हेडिंग डालिएगा सम कॉमन एग्जांपल्स। सम कॉमन एग्जांपल्स। तो फर्स्ट लिखेंगे Mg प्लस O2, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अच्छा, क्या होता है कि ऑक्सीजन और आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये 3 चीज़ जितने भी जन हैं, जन इनको क्या बोल देते हैं? इन मतलब जिनके भी लास्ट में GEN आ रहा है, तो ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे डाइएटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। आप किसी भी रिएक्शन में सिंगल N लिखा हुआ नहीं देखोगे, N2 होगा। किसी भी रिएक्शन में सिंगल O लिखा हुआ नहीं देखोगे। जैसे 1-2 एक्सेप्शंस आते हैं इसके, उसको नेसेंट ऑक्सीजन बोल देते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन।
ठीक, तो वहाँ पर सिर्फ आपको ओ मिलेगा, लेकिन वो ओ भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और वो आप पढ़ेंगे आज से 2 या 2.5 साल बाद 12th क्लास में, ठीक है, अभी नहीं देखना वो भी। तो और बाकी आपका जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ये सिंगल नहीं लिखा हुआ होगा, इनके आगे 2 लिखा जाता है, इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन में लास्ट में 2 लिखा हुआ है। अच्छा, अब दोनों को कंबाइन करना है, कंबाइन करना है तो जरा हम टेबल पर नज़र डालेंगे, और एक चीज़ देखनी है कि जब भी हम कंबाइन करेंगे तो पहला जो एलिमेंट है, पहला आएगा कैटायन वाला, यानी कि जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है, जिसकी वैलेंसी प्लस में है, और बाद में आएगा एनायन वाला जिसकी वैलेंसी माइनस में है। तो आप ऐसे ही देख लो, मैग्नीशियम जो है, सर वो दोनों कैटायन या फिर अनायन है तो हाँ जी, दोनों कैटायंस अगर हैं तो रिएक्शन हो ही नहीं सकता, दोनों कैटायंस के बीच में कभी नहीं होता, और दोनों अगर एनायंस हैं तो शेयरिंग होती है उनके बीच में, ठीक है, वो भी अभी एग्जांपल बता दूंगा, ठीक, दोनों एनायंस वाला भी बता दूंगा। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि कैटायन, अगर कैटायन और एनायन है तो कैटायन पहले आएगा और एनायन बाद में आएगा। अब जरा सोचो, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है 2+, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2-। देखिए, रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऑक्सीजन यानी कि सिर्फ O नहीं लिखेंगे, रिएक्शन में ऑक्सीजन को हमेशा O2 लिखेंगे, और उसके बाद जो हम ऐसे देखेंगे कंबाइन करके कि किस तरह से कंबाइन हो रहा है, उसमें मैं ऐसे देख लूँगा, उसमें मुझे O2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या देखा, मैग्नीशियम की वैलेंसी हो गई 2+, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2-, तो अब ये जो 2 है इसको तो यहाँ लिख दो इसके साथ, मैग्नीशियम का 2 तो लिखेंगे आप ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन का 2 लिख देंगे मैग्नीशियम के साथ, तो Mg2O2, 2 1 2, 2 1 2, दोनों 2 है तो 2 से 2 कट गया, तो ये क्या बन गया MgO, समझ गए? ये वैसा ही कॉम्बिनेशन है जैसा आपने कुछ एग्जांपल्स 9th क्लास में भी करे थे, ठीक है, क्रॉस ओवर वैलेंसीज, वही सेम खेल है। अब इसके बाद हम ये कहेंगे कि नहीं रिएक्शन कंप्लीट हो गई, नहीं हुई, मैं तो बैलेंसिंग करना भी जानता हूँ ना, तो बैलेंसिंग करूँगा। देखो, ऑक्सीजन के 2 एटम है, इधर ऑक्सीजन का कितना है 1, तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करूँ, यहाँ 2 लगा दें, यहाँ 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन के 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम का भी 2 हो गया, तो मैग्नीशियम को 2 बनाने के लिए 2 लगा दिया, हो गया बैलेंसिंग। नहीं हुई? अरे हो तो गई, अच्छा समझ में नहीं आया, चलिए पहले तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि Mg और O2 मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जुड़ने से MgO बन गया, ये समझ गए? सिंपली हमने वैलेंसीज को इंटरचेंज करके लिखा है, ठीक है। अब जब वैलेंसीज को इंटरचेंज करके लिख लिया तो मेरा रिएक्शन तो कंप्लीट हुआ। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, Mg है और O है, 2 ही तो एलिमेंट्स हैं, तो इधर देखिए मैग्नीशियम का कितना है 1 है, Mg के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब Mg का एटम 1 है, और इस मैग्नीशियम के एटम भी कितने 1 है, तो दोनों का एक एटम है। तो इसका मतलब क्या है कि ये Mg इधर है, ये Mg इधर है, Mg बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन की बैलेंसिंग नहीं हो रखी है। ऑक्सीजन के इधर कितने एटम है 2 एटम, और इधर 1 एटम है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, शुरुआत में 2 लगा देंगे, 1 2 2, इसका मतलब अब ऑक्सीजन के 2 हो गए और इधर भी ऑक्सीजन का 2 है, समझ गए? ऑक्सीजन के 2 हो गए इधर भी, और इधर ऑक्सीजन का 2 था ही, समझ गए? लेकिन मैग्नीशियम का बैलेंस बिगड़ गया, मैग्नीशियम का 1 2 2 हो गया, इधर मैग्नीशियम का सिर्फ 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, शुरुआत में 2 लगा देंगे, हो गई बैलेंस। क्या आंसर? हाँ, आंसर ऊपर वाला मैं बता रहा हूँ, ये तो समझाने के लिए करा था, इसको तो हटा दो, ये हमारी रिएक्शन बन गई। सर अगर कोई क्वेश्चन है कंप्लीट द स्टेटमेंट में Mg + O2 = हमें निकालना है, Mg + O2 तो उसको हम बैलेंस करेंगे बाद में जाके। बिल्कुल, बहुत सही चीज़ पूछ रहे हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अब जो मैं ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको, ये एग्जांपल्स वही हैं, इनमें क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट्स तो मुझे दे रखे होंगे, वो पूछेंगे आपसे कि आप बताइए प्रोडक्ट क्या बन रहा है, समझ रहे हैं? तो वो यही आएगा कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, तो सिर्फ कंप्लीट नहीं करना है, कंप्लीट करके बैलेंस भी करना है, ठीक है। तो आज मेरा क्या काम है कि मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिर्फ कंप्लीट करूँगा, बैलेंस आप करके लाएंगे, ठीक है। तो पहला रिएक्शन मैंने बैलेंस कर दिया, आगे के जितने भी रिएक्शंस अभी मैं आपको 8-9 एग्जांपल्स और दूंगा, उनकी बैलेंसिंग आप करेंगे, ठीक। और कोई कर ले तो बोले ना, अगर कोई अभी फटाफट कर ले तो वो बीच में बोले ना, ठीक है, क्योंकि करके सबको लेकर आना है, खुद से मेहनत करेंगे, ठीक। सेकंड देखिएगा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल है
सेकंड एग्जांपल है इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन इसमें भी जन आ रहा है, ऑक्सीजन में भी जन आ रहा है लास्ट में, तो दोनों के लास्ट में 2 लगा देंगे। H2 प्लस O2, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 माइनस, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 प्लस कहूँ या 1 माइनस कहूँ पता नहीं, तो 1 होगी। तो होता क्या है, इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ, ठीक। तो क्या हो जाएगा, H2O बन गया। अब मैं छोड़ रहा हूँ उसको, बैलेंसिंग अपने आप करना। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, समझ रहे हैं? विहान, सुमन, ठीक है। चलिए थर्ड देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 है कार्बन प्लस ऑक्सीजन C प्लस O2। कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 माइनस। ये इसका तो देखो पता नहीं है कि ये कैटायन बनाता है या एनायन बनाता है, क्योंकि 4 इसकी वैलेंसी है, ना तो प्लस ना माइनस। लेकिन ये तो पता है ना, ये तो माइनस है, तो माइनस वाली वैलेंसी बाद में ही लिखी जाएगी, एनायन बाद में ही आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 इसके साथ और 4 इसके साथ, क्या बन गया C2O4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे इनको हम डिवाइड भी करते हैं। तो ये बन गया CO2, बैलेंस कर लेना अपने आप। तो ये जो नीचे लिख रहा हूँ मैं, ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, रिएक्शन ये है ऊपर वाली, लेकिन बैलेंस नहीं है, अभी बैलेंस आपको करना होगा, ठीक है। इसमें वैसे कुछ करना है बैलेंस? नहीं सर, नहीं। ठीक है। चलिए जी, फोर्थ देखिएगा, H2 प्लस Cl2, ये दे रखा है, करिए कंप्लीट। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस, इसका 1 इसके साथ, इसका 1 इसके साथ, H1Cl1, ये 1 लिखा नहीं जाता, तो ये क्या हो गया HCl, ठीक। सर Cl भी हमेशा 2 लगा जाते हैं सिर्फ, या फिर यही इस केस में है? नहीं, Cl में भी हमेशा 2 आता है, Cl में भी 2 आता है। Cl एक और ऐसा एलिमेंट है जिसमें 2 आता है। और आपका वैसे आयोडीन में भी आता है, पर आयोडीन का कोई रिएक्शन है नहीं हमारे पास, छोड़ो, उसकी जरूरत नहीं है। चलिए जी, फिफ्थ देखिएगा, Na प्लस Cl2, Na प्लस Cl2। हमें इन पर उतना ध्यान नहीं देना जितनी इनकी वैलेंसीज पर ध्यान देना है, इसीलिए शुरुआत में हमने वैलेंसीज करी थी। तो Na का क्या हो गया, Na की वैलेंसी 1 प्लस, बेटा क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस। तो जब दोनों कंबाइन करेंगे तो इसका 1 इसके साथ, इसका 1 इसके साथ, Na1 Cl1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो क्या बन गया NaCl। हर एक रिएक्शन में मैं देख क्या रहा हूँ कि 2 एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं और एक एलिमेंट बन रहा है, एक कंपाउंड बन रहा है, सॉरी, ठीक है। तो सोडियम जुड़ा और क्लोरीन जुड़ा, तो एक बन गया सोडियम क्लोराइड। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा जुड़ते हैं, कॉम्बिनेशन का मतलब ये है जुड़ना, जुड़ते हैं और नया एक सिंगल कंपाउंड बना देते हैं। सर बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा कोई? बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं कई केसेस में, लेकिन अपने सिलेबस में है नहीं बाई प्रोडक्ट, छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं। सर कॉम्बिनेशन में तो एक ही बनेगा। नहीं बनेगा तो एक ही, लेकिन कई बार कई केसेस में क्या होता है ना, बाई प्रोडक्ट, CO2 में जैसे ये है ना, ये इसमें बाई प्रोडक्ट बनता है, इसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, वाटर वेपर। तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको करने की ज़रूरत नहीं है। 6 देखिएगा, एग्जाम्पल 6, आयरन प्लस सल्फर। आयरन प्लस सल्फर, जरा बताना, आयरन का लिखवाया था मैंने 2 प्लस और 3 प्लस। अब मुझे नहीं पता ना, इन्होंने कुछ दे रखा है यहाँ पर कि आयरन को आपको फेरस लेना है या फेरिक लेना है, कुछ दिया नहीं है। सल्फर का बताओ क्या है, सल्फर का देखकर बताओ, बनाई है
टू माइनस है, ठीक है। तो जब इन्होंने कुछ दे नहीं रखा तो मेरी मर्जी, मैं तो टू वाला ही ले लेता हूँ। मैंने कहा आयरन का भी क्या हो गया, Fe का 2 प्लस, सल्फर का 2 माइनस, तो इसका 2 इसके साथ, इसका 2 इसके साथ, तो क्या हो गया Fe2S2, 2 1 2, 2 1 2, ठीक है। तो FeS बन गया। हाँ, और इसमें 3 यूज करेंगे, 3 यूज़ करेंगे तो बताओ क्या बनेगा, so Fe2S3। Fe2S3। लेकिन क्या है ना कि कुछ जो कंपाउंड्स हैं वो ऐसे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो Fe2S3 कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पर आपको 2 ही लेना है। FeS ये हो गया, बैलेंस करते रहना अपने आप, ये बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा। CaO plus H2O, CaO प्लस H2O, तो इसमें जो है, इसमें हमारे लिए रुकिए जरा, CaO प्लस H2O, तो इसमें हमारे लिए मुश्किल हो गया कि यहाँ पर तो मुझे दिखाई दे रहा था, यहाँ पर तो सिंगल सिंगल एलिमेंट थे कि ये किस तरीके से जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर कैसे जुड़ें इसको। तो यहाँ पर क्या है कि हम ये देखेंगे कि जैसे कभी भी हमारे पास ऐसा आ जाए ना कि कोई ऑक्साइड आ जाए और ऑक्साइड के साथ में मेरे को वाटर मिल जाए, ऑक्साइड के साथ में वाटर मिल जाए, तो मैं ये देखूंगा कि वाटर किस किस से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ऑक्साइड आ रहा है, केवल ऑक्साइड आ रहा है यहाँ पर, ठीक। अच्छा, ये वाला जो रिएक्शन है ये अलग वैसे भी कैसे है, आप ये देखिएगा कि यहाँ पर देखो एक एलिमेंट एक एलिमेंट एक एलिमेंट एक एलिमेंट एक एलिमेंट एक एलिमेंट, हर एक में एलिमेंट एलिमेंट है। अच्छा, जब दो एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ा तो वाटर बना, तो इसको वाटर को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड है, ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये कोई मिक्सचर नहीं है। CaO प्लस H2O, ये क्या होगा, इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मेरे को इसको कंबाइन करना ही है तो कंबाइन करना ही है, तो मैं ये देखूंगा कि देखो कैल्शियम जो है, कैल्शियम है एक, तो एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो किस तरह से कंबाइन करा जा सकता है, मैं कहता हूँ कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO और H2O, तो इसमें से हम ये कहेंगे कि इधर भी O है और इधर भी O है, तो O तो कॉमन हो गया, फिर अलग क्या बचा, केवल H बचा। तो CaO और उसके साथ में आप H को और जोड़ दीजिए, तो जब O और H जुड़ेगा ना तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन, और हाइड्रोक्साइड आयन जो है उसकी वैलेंसी क्या होती है, 1-, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम की वैलेंसी 2+, भैया आप समझ लीजिए कि जैसे ये वाला O है और ये वाला H है और ये वाला O है, मुझे तो कंबाइन कर देना, सबको जोड़ देना है। तो मैं ये सोचता हूँ कि एक तो कैल्शियम को अगर मैं अलग कर सकता हूँ तो मैंने करा, तो वो Ca2+ हो गया, और उसके अलावा मैं ये देखता हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके कोई आयन बनाया जा सकता है, तो मैंने कहा कि हाँ आयन एक अवेलेबल है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो वो हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, OH1-, OH1-, समझ गए कि नहीं, ठीक है। स्टार मार्क कर देना, ये थोड़ा सा अलग है, बाकी सबसे अलग है, बाकी तो आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा OH इस वजह से लिया क्योंकि आप ये देखिएगा कि मैं ये सोचता हूँ कि क्या कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन कंबाइन कर सकता है, मैं कहूँगा कि कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन कंबाइन कर तो सकता है, कैल्शियम हाइड्राइड बन जाएगा, लेकिन मुझे उनके साथ में ऑक्सीजन को भी जोड़ना है, तो मैं किस तरीके से जोड़ूंगा, तो मेरे को लगा कि कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एक आयन बनाया जा सकता है, वो बन जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन। उसके अलावा किसी को आयन नहीं बनाया जा सकता, समझ रहे हैं भाई। कैल्शियम और ऑक्सीजन तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कंपाउंड हो गया पूरा का पूरा, और
अगर हाइड्रोजन को कैल्शियम के साथ कंबाइन करो तो कैल्शियम हाइड्राइड हो गया। तो हम ये 3 एलिमेंट्स देख रहे हैं, 1 2 3। तो इसमें आयन कहाँ बन सकता है? आयन समझ रहे हैं? आयन का मतलब है कैटायन या एनायन, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी प्लस में वैलेंसी हो या माइनस में वैलेंसी हो। तो मैं ये कहूँगा कैल्शियम और ऑक्सीजन को कंबाइन कर दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया ना। कंपाउंड है, कंपाउंड की कोई वैलेंसी होती है? नहीं होती, वो तो वैलेंसीज को कंबाइन करके ही तो कंपाउंड बनता है। तो कंपाउंड की अलग से कोई वैलेंसी नहीं होती, ठीक है। तो हमने ये कहा कि कैल्शियम ऑक्सीजन नहीं जुड़ सकता, तो पहला दूसरा कंबाइन करके देखा हमने कहा जुड़ जाएगा, कंपाउंड बनेगा, आयन नहीं बनेगा, उसकी कोई वैलेंसी नहीं होगी। फिर पहले और तीसरे को कंबाइन करके देखा, कैल्शियम और हाइड्रोजन जुड़ तो जाएगा लेकिन अगेन कोई उसकी वैलेंसी नहीं होगी। फिर हमने कहा कि चलो पहला दूसरा देख लिया, पहला तीसरा देख लिया, दूसरा तीसरा भी देख लेते हैं। तो दूसरा तीसरा देखा, O और H तो एकदम से दिमाग में आया कि हाँ हाइड्रोक्साइड आयन होता है, तो OH की वैलेंसी क्या होगी? 1 माइनस। मैंने कहा OH की होगी 1 माइनस, कंबाइन होकर क्या मिलेगा? Ca 1 तो इधर आ जाएगा Ca के साथ और 2 आ जाएगा OH के साथ, Ca1 OH 2 यानी कि CaOH होल ट्वाइस। तो ये क्या हो गया? CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। बैलेंस करना अपने आप। अगला देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में मैंने बोला कि NH3 है, NH3 प्लस HCl, NH3 प्लस HCl। जो आयंस लिखवाए थे ना बाद में, उसमें एक आयन और लिखो, NH4। ये लिखने के बाद में लिखेंगे आगे अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, और इसकी वैलेंसी लिखिएगा 1+। लास्ट में हाइड्रोक्साइड लिखवाया था ना, तो उसके नीचे एक आयन और लिख लीजिए, अमोनियम, NH4, उसको बोलते हैं अमोनियम आयन, और वैलेंसी होती है 1+। ये NH3 अमोनिया, NH3 होता है अमोनिया। अमोनिया तो कंपाउंड है, लेकिन अमोनियम एक आयन है, ठीक है। अब ये कैसे आप सोचेंगे, इसमें हम ये कहेंगे कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। और नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से ज्वाइन करके देखो, नाइट्रोजन को क्लोरीन से ज्वाइन करके देखो, और हाइड्रोजन को क्लोरीन से ज्वाइन करके देखो। हाइड्रोजन तो क्लोरीन से जुड़ा हुआ ही है, कंपाउंड है। नाइट्रोजन को क्लोरीन से ज्वाइन करेंगे तो हम ये कहेंगे कि नाइट्रस क्लोराइड बन जाएगा, तो अगेन वो एक कंपाउंड बन गया। तो हमें ये देखना होता है कि जो हमारे पास अवेलेबल आयंस हैं, ऐसे आप ये सोचोगे कि भाई मैं क्या क्या कंबाइन करके देखूंगा, मैं नन्ही सी जान, मैंने अभी अभी रिएक्शन बनाने सीखे हैं, क्या क्या करूँगा मैं, मुझे क्या क्या पता है। तो मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि जितने आयंस आपको बता रखे हैं, जितने आयंस आपको बता रखे हैं, बस आप उनमें ढूंढना, और कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने उस वाली लिस्ट में ही NH4 और लिखवा दिया कि आप उनमें ढूंढना कि उनमें बनता हुआ कोई आयन नज़र आ रहा है। तो उनमें मैंने देखा कि अरे N और H इनका जुड़ता हुआ एक आयन मेरे पास है, NH4, जिसको हम अमोनियम आयन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे NH4, तो ये आयन हो गया। NH4 की वैलेंसी होती है 1+, समझ रहे हैं। और दूसरा क्या बचा, फिर क्लोरीन अलग बचा, तो क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1-। अब जब दोनों जुड़ेंगे तो क्या बना देंगे, NH4, इसके साथ तो इस क्लोरीन वाला बना जाएगा, और इसके साथ NH4 वाला बना जाएगा, तो NH4 1Cl1, यानी कि NH4Cl। नीचे जो ये मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसको, इस काम को आपको रफ में करना है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये जो हम कर रहे हैं ये समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई भी एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में जाएँ या एक्सप्लेन करें, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो शुरुआत हुआ है, जब पूरे साल आप प्रैक्टिस करेंगे
तो आपको रिएक्शन सारे याद भी हो जाएंगे। और गारंटी मैं इस चीज़ की देता हूँ कि जितने रिएक्शन बता रहा हूँ कॉम्बिनेशन में, इसके बाहर से कोई रिएक्शन आएगा नहीं, क्योंकि इसमें लखमीर सिंह और एनसीईआरटी दोनों के सारे रिएक्शन इंक्लूड हो गए। तो एग्जामिनर इज बाउंड कि वो इसके बाहर आपसे, इसके बाहर का आपको कुछ दे नहीं सकता। क्यों केमिस्ट्री पढ़ते टाइम हमारे दिमाग में ये आता है भाई कुछ नया अनोखा रिएक्शन पूछ लिया तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो है वही आपको करना है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एक और एग्जांपल लो। 9 CO प्लस O2। ये जानते हैं CO क्या होता है? सिर्फ CO क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अभी CO और O2 का रिएक्शन हो गया तो क्या बनेगा ट्राइऑक्साइड, बताओ? कार्बन ट्राइऑक्साइड या टेट्रा ट्राईऑक्साइड होता ही नहीं, मोनोऑक्साइड और डाईऑक्साइड ही अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारे पास कुल मिलाकर अगर मैं इस पूरे रिएक्शन में देखूँ तो मेरे पास एलिमेंट्स कौन कौन से नजर आते हैं? कार्बन और ऑक्सीजन ही तो है। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब जुड़ा था तो क्या बन गया था? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या क्या अवेलेबल है मेरे पास? कार्बन और ऑक्सीजन ही तो अवेलेबल है। कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2-, तो C2O4, 2 1 2, 2 2 4, क्या बन गया? CO2। इसको ब्रैकेट में डालो। सवाल ये उठता है कि फिर अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है? भाई कार्बन में ऑक्सीजन ऐड करूंगा तो भी CO2 बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड करूंगा तो भी CO2 बन रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है जो हमको बैलेंस करने के बाद पता चलेगा। इधर कार्बन का 1, इधर भी 1, इधर ऑक्सीजन का 2, इधर भी 2, ये तो बैलेंस्ड है। यहाँ बैलेंसिंग नहीं हो रखी है। तो यहाँ जब आप बैलेंसिंग करेंगे, ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है, नहीं ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन का 1 इधर है और 2 इधर है, यानी कि टोटल 3, और इधर कितना है? टोटल 2। तो 2 इधर 3 लगा दो, तो 2 3 जा 6 हो गया ना? नहीं, 2 लगा ले तो कुछ चलेगा। तो फिर C बार बार खराब होगा ना। एक काम करो, 2 लगा दो। सर 2 लगा ले यहाँ पे। यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन का हो गया 2 2 जा 4, और इधर ऑक्सीजन का 2 और 1 3 है, तो यहाँ पर 2 लगा दो। तो 1 2 जा 2, तो ऑक्सीजन का 2 इधर, 2 इधर, ऑक्सीजन का 4, और 2 2 जा 4, ऑक्सीजन का 4, तो दोनों तरफ 4 4 ऑक्सीजन बैलेंस। कार्बन का 1 2 जा 2, कार्बन का 1 2 जा 2, कार्बन भी बैलेंस, ठीक है। इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड जो हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं ना, अपना स्कूटर हो गया, गाड़ी हो गई, तो उसमें से जो एमिशन होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। तो ये हार्मफुल क्यों होते हैं? ये हार्मफुल इस वजह से होते हैं कि कार्बन हमारा एटमॉस्फेयर में, एक तो वैसे ही प्लांटेशन कोई करता नहीं है, पेड़ पौधे हैं नहीं। जब पेड़ पौधों से मिलती है हमको ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो अवेलेबल है, जो इंसान के लिए अवेलेबल है, तो जो एमिशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, वो जो बची कुची ऑक्सीजन है उसको, वो जो धुआं है वो कंबाइन कर जाता है ऑक्सीजन के साथ में। कंबाइन करने के बाद में क्या बन जाती है? धुएं में निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। वो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है हम लोगों के लिए, उसको वो कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन कर जाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है CO2। तो जब एटमॉस्फेयर में CO2 मौजूद होती है, वो CO2 मुझे तो चाहिए नहीं, किसी को भी नहीं चाहिए CO2। तो वो जो CO2 है उससे क्या होता है? उससे फिर दम ही घुटने लगता है कि CO2 हमको चाहिए नहीं, और हमको दम घुटने लगता है। जहाँ पर भी ट्रैफिक बढ़ता है, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, वहाँ पर दम इस वजह से घुटने लगता है। आप खूब सारी अगरबत्तियाँ जला दो, आपको उससे घुटन नहीं होगी, दम नहीं घुटेगा। लेकिन बहुत सारे व्हीकल्स के बीच में अगर आप खड़े हैं तो वहाँ पर दम घुटने लगता है। क्यों? क्योंकि आपको, आपके लिए जो ऑक्सीजन थी, उस ऑक्सीजन को कौन ट्रैप कर रहा है? उस ऑक्सीजन को ये कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रैप कर रही है, जो गाड़ियों के धुएं में निकलता है, ठीक है। तो इस वजह से बोलते हैं कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल है। 10th एग्जाम्पल, SO2 सर SO2 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 प्लस O2, SO2 प्लस O2। इसमें आपको क्या करना है?
इसमें आप लिखिएगा SO3। अभी के लिए इसको लर्न करो बस, अभी के लिए इसको आप लर्न करो, क्योंकि दिमाग में क्या चीज़ आती है कि SO3 बना तो बना कैसे, ये SO3 किस तरीके से बना। हम ये कहते हैं कि सल्फर की कुछ वैलेंसी होगी, क्या होती है 2-, सल्फर की 2-, और जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन की भी 2-। यार ये किस तरीके से कंबाइन हो गई, और दोनों अगर कंबाइन हो गए तो कंबाइन होने के बाद SO3 बन कैसे रहा है, ये नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। ठीक है, अभी के लिए बस इसको लिखिए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, अगला देखेंगे डिकम्पोजिशन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मंडे को नेक्स्ट क्लास होगी मैथ्स की, और कल का ऑफ है। ओके।